हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, पर उससे पहले दो तीन केसेस आप याद रखोगे विद रिस्पेक्ट टू जो डीपीएसपी से एसोसिएटेड केसेस थे। तो एक केस आएगा चंपकम दोराई राजन। ये जो चंपकम दोराई राजन केस आया था, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हो, एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हो, एक तरफ डीपीएसपी हो, तो हम किसको फेवर करेंगे। तो आंसर गया था फंडामेंटल राइट्स की तरफ, कि अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमें फंडामेंटल राइट्स को ही फेवर करना है। इसके बाद एक और केस इसमें आप याद रखोगे, दैट इज़ मिनर्वा मिल केस। जो मिनर्वा मिल केस था, यहाँ पे बोला था कि इट इज़ नॉट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हमें दोनों के बीच में एक हार्मनी बैलेंस करनी पड़ेगी, एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और एक और केस आया था जो था गोलकनाथ केस। ये भी कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ही था और इसमें बोला गया था कि हम फंडामेंटल राइट्स को ही प्रमोट करेंगे अगर कल को ऑप्शन आ जाए अलॉन्ग विद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो आपने ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, तो इनको बाद में ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे रियलाइजेशन होता है कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिस हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इनको ऐड करना भी कंपलसरी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब सरकार को तो बता दिया कि आपका क्या काम है। जब आप लॉ बनाओगे तो सिटीज़न का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, पर सिटीजन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं टुवर्ड आवर नेशन। तो उसी वजह से हमने ऐड करी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसकी बात करें तो आर्टिकल सिर्फ इसमें एक ही आता है, आर्टिकल नंबर 51A। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये अब स्टेट एक्सपेक्ट करती है सिटीज़न ऑफ इंडिया से कि वो इनको फॉलो करें। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की प्रोविज़न क्या है। उससे पहले आप ध्यान रखना कि कहाँ से ये हमने बोरो किया था आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सोवियत यूनियन से, दैट इज़ यूएसएसआर पहले का। 1991 में तो इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 15 कंट्रीज़ में, तो यूएसएसआर से हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया था वो लिया था। इसके अलावा जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंसेस भी देखने को मिलती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने जापानीज़ से ही मोटिवेट होके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी। यहाँ पे तो बस वर्ड लिख दिया इंडिया के अंदर की एक्सपेक्टेड, कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट उनसे या हमारा संविधान उनसे एक्सपेक्ट करता है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। एक्सपेक्ट, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है सिटीज़न उसको फुलफ़िल ही कर दे, पर ये एक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ध्यान रखें। पर जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स को वैल्यू दी जाती है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू दी जाती है। शायद इसी वजह से वो हर चीज़ में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा आगे हैं। जबकि हर साल आप सुनते हो रिंग ऑफ फायर के पास में है और वहाँ पे कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स आ जाती हैं। ओशनिक प्लेट धंसती रहती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तो सुनामी से वो हिट होते रहते हैं, अर्थक्वेक से हिट होते रहते हैं। दीज आर द रीजन्स, पर उसके बावजूद वो लोग काफ़ी आगे हैं। हाँ, एल्डर जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो ज़्यादा हो चुकी है, दैट इज़ अ सेपरेट रीज़न। पर अगर वैसे बात करें एज अ सोसाइटी के लेवल पे तो वो आगे हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अब चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ। वन बाय वन देखते हैं क्या क्या इसके अंदर फीचर्स ऐड करे हैं। बाकी हमने बात कर ली, एमरजेंसी के टाइम पीरियड पे रियलाइज़ हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। स्वर्ण सिंह। अब प्रोविजंस की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न, जो नेशनल फ्लैग है हमारा और नेशनल एंथम है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। हर एक सिटीज़न की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने नेशनल फ्लैग और एंथम की ड्यूटी रिस्पेक्ट करें। देन टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स। अब जितने भी नेशनल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट्स हुई मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी हमें पढ़ी, तो उनको उनकी इंस्पिरेशन के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, उसको चेरिश भी करना है। तभी तो डिफरेंट डेज़ आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम पे डिफरेंट डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। वो इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के सिटीजन्स को, उसको चेरिश करो, हमेशा याद रखो और रिस्पेक्ट करो।
थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो कंट्री की सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, कोई फॉरेन कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी, तो सिटीजन्स को भी ध्यान में रखना है। कल को ऐसे ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाकी बाहर जाके उसको बता दिया जाता है, ठीक है। तो सॉवरेंटी का भी ध्यान में रखना है। यूनिटी ऑफ इंडिया, एकता बनी रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी, अखंडता बनी रहनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4, कंट्री को डिफेंड करना है जब हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी। कल को कोई बाहर से अटैक कर देता है, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस टाइम पे सबके सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है जब भी ज़रूरत पड़े। अब जैसे एनसीसी के कैंप्स लगते हैं, आपने सुना होगा, तो जो कैडेट्स हैं वो मना थोड़ी कर सकते हैं कि हमसे नहीं लड़ा जाएगा, जबकि उनको जब सिखाया है, आर्मी बोलती है हम आपको और फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी भी बनती है। उसके अलावा टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करना है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, इंडिया को जाना ही किस चीज़ के लिए जाता है सबसे ज़्यादा, एक तो डाइवर्सिटी और दूसरा है उसका कल्चर। डाइवर्सिटी कल्चर की ही वजह से है, ये जो विभिन्नता है हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चर ओनली। काफ़ी पुराना हेरिटेज है, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम से मॉडर्न पीरियड तक हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी रिच कल्चरल हेरिटेज साइट्स भी हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करो। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8 कहती है कि जितना भी साइंटिफिक टेम्पर है, ह्यूमैनिज्म, मानवता है, और जो स्पिरिट है इंक्वायरी और चेंज करने की, वो बनी रहनी चाहिए लोगों के बीच में। ये तभी बनेगी ना अगर टैलेंट की रिस्पेक्ट होगी इंडिया के अंदर। कोई रिनाउंड साइंटिस्ट है इंडिया के अंदर, पैसा उनको नहीं दे रहे, पैसा तो एक इम्पॉर्टेंट नीड है, ये टाइम वैसा तो रहा नहीं कि बिना पैसे के भी काम चल जाएगा, हर जगह पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस केस में ये भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। खैर यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है कि जितना मिलना चाहिए डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को वो एटलीस्ट होना चाहिए इंडिया के अंदर, बिकॉज फॉरेन कंट्री के पैसा रखते हैं, यहाँ से टैलेंट ड्रेन हो जाता है। उसके बाद टू सेफगार्ड प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, लड़ना नहीं है और प्रॉपर्टी वगैरह को सेफ रखना है। जैसे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कई बार, तो प्रॉपर्टीज़ चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब देखो आपने कहीं प्रोटेस्ट में देखा होगा ट्रेन वगैरह को ही तोड़ देते हैं। अब वो ट्रेन आपने तोड़ तो दी, पर प्रॉब्लम किसको आने वाली है अल्टीमेटली यहाँ पे, सिटीजन्स को ही। तो ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हो तो एक पीसफुल तरीके से होना चाहिए, अपनी बात को आगे रखें, पर जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको सेव करना भी साथ में याद रखना है। 10th फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टुवर्ड एक्सीलेंस, जितने भी इंडिविजुअल हैं या कोई ग्रुप बना के अपना काम कर रहे हैं तो एक्सीलेंस की तरफ काम करें। परफेक्शन नहीं बोला है यहाँ पे, एक्सीलेंस बोला हुआ है। इसके अलावा ये जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसको ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसके तहत एक तो फंडामेंटल राइट बना दिया था ये कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, उनके गार्जियन के द्वारा भेजना ही पड़ेगा उनको। और उसी के तहत एक तो फंडामेंटल राइट ऐड हुआ और दूसरा जो था एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी 11 नंबर के ऊपर कि गार्जियन की भी ऐसी ड्यूटी बनती है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। और उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमने तो कहाँ से पिक किया है, यूएसएसआर से। बाकी जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की भी रेफरेंसेस रहती हैं, बिकॉज जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंपलसरी रखा जाता है ओनली इन वर्ल्ड, जिसके अंदर ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की। बाकी इन्होंने तो अमेंडमेंट ऐड करी और एक्सपेक्ट वर्ड लिख दिया, जैसे इंडिया की अगर बात करें, पर यहाँ पे आपको ओरिजिनली मिल जाता है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये बनी थी। और इवन जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन में ये भी बोला गया था कि राइट टू वोट को भी इसमें ऐड कर दो, पर वो रिमूव कर दिया था यहाँ से। राइट टू टैक्स का एक प्रोविज़न भी ऐड करा था कि हर एक सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो टैक्स को पे करें, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जिनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट याद रखिएगा, पार्ट नंबर है 4A। अमेंडमेंट याद रखनी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 51A। और जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे पार्ट 5 और उसमें हम फोकस करेंगे यूनियन के ऊपर। आप सरकारों के बारे में पढ़ते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई,
स्टेट गवर्नमेंट आ गई, पर ये मशीनरी चलती कैसे है, वो सारा कहाँ पे आता है, हमारे पार्ट 5 के अंदर आ जाएगा। तो यूनियन के अंदर लगभग आपको 100 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो आर्टिकल 52 टू 151 तक हम पढ़ेंगे, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब।